हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्विस सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ का जो मेंस हुआ है 27 फरवरी को ये मेंस हुआ है। इसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने यदि पेपर को देखा होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पेपर का पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो साइंस के प्रश्न आए हैं वो आपको लगभग 40% जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो काफी ज्यादा टफ है। मतलब 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है वहां से पूछे गए हैं। और 60% जो क्वेश्चंस होते हैं इनको दो पार्टों में यदि आप डिवाइड कर दोगे तो इसको भी आप रख लो 40 टू 60। तो 60% इसमें जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस है। मतलब आपको कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए। कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा तभी बना पाओगे। आसानी है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और 40% जो है वो थोड़ा आसान कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो बस। बाकी आप यहाँ पे हम जो है वो टोटल 41 क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। 41 जो क्वेश्चंस है वो 150 क्वेश्चन में 41 क्वेश्चन साइंस से संबंधित है, तो उन सबको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ये आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है खास करके एईडीओ और बीपीएससी 72nd जो एग्जामिनेशन आने वाला है उस 72nd एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखा रहा है ना कि बीपीएससी अपने आप को किस तरफ मोड़ रहा है। किस तरफ जो आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके एग्जामिनेशन का लेवल किस तरफ जा रहा है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ से ये समझ भी आप पाओगे। और बाकी मेरा तो फोकस ही होता है कि हम चीजों को आंसर ना बताकर उसको एक्सप्लेन करूं, डिटेल से चीजों को एक्सप्लेन करूं, ताकि जो है वो आपको आने वाले एग्जामिनेशन वो हेल्प करे और वो पेरिफेरल एरिया से यदि क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप सॉल्व कर पाओ। अब जब देखोगे मैंने जो भी लेक्चर जो है इस वीडियो जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें जो भी मैंने लेक्चर्स में अपलोड किया था, जो भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया था, चाहे वो कोई भी डिस्कशन हो यूट्यूब पे, बाकी मेरे जो भी क्लासेस आते हैं, पेड क्लासेस जो मेरे होते हैं वहां पे मैंने जब साइंस पढ़ाया है तो मैंने पूरा तो अभी तक नहीं किया है, लेकिन जो भी मैंने पढ़ाया ना वहां पे आप उठाकर देख लो। जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है। आपको 90 टू 95% जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसका सोर्स ही एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जो 11th 12th का है वहीं से पूछ लिया गया है, सीधी सी बात है। तो मैं इनको कवर हमेशा करता हूं, इस कारण से क्वेश्चन जो है वो यहीं से आ जाते हैं। बाकी कोई रॉकेट साइंस या फिर मेरे पास कोई सोर्सेस तो नहीं है ना। मैं बस एनसीईआरटी को सोर्स के रूप में रखता हूँ, पीवाईक्यू को ध्यान में रखता हूँ, ताकि मैं जो लेवल एग्जामिनेशन का है उस लेवल तक अपने आप को पहुंचा सकूं और आपको डिलीवर कर सकूं। तो आई होप बाकी आप जो है वो चीजों को देखोगे जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। पहला जो सवाल है वो फिजिक्स का है। इसको आप केमिस्ट्री, इसको आप बायोलॉजी में भी रख सकते हो, लेकिन बेसिकली इसको फिजिक्स में ही पढ़ा जाता है। आपको कथन और कारण दिया गया है। बहुत आसान सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। आपसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो है वो मायोपिया कहलाती है। नियर जो दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, ये मायोपिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष जो होता है इस मायोपिया होता है। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखेगी, व्यक्ति को जो नजदीक की वस्तु होगी वो तो साफ दिखेगी, लेकिन जो दूर की वस्तु होगी वो जो है वो ब्लर दिखेगी, वो जो है वो ब्लर दिखेगी, वो जो है वो ब्लर दिखेगी, वो जो है वो धुंधला दिखेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तु उसे ब्लर दिखेगी, दूर की वस्तु उसे धुंधली दिखेगी, दूर की वस्तु उसे धुंधली दिखेगी। तो यही तो स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो ये असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं कि दूर की वस्तुओं की जो प्रतिमा होती है, जो इमेज होती है, वो रेटिना के पीछे बन जाता है। क्या ये रेटिना के पीछे बन जाता है, इसी कारण से हमें ब्लर दिखता है? आखिर इसका क्या रीजन है? तो जो मायोपिया होता है उस मायोपिया में जो हमारा आई बॉल होता है ना वो लंबा हो जाता है। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में देखो मैं एक पेज ले लेता हूं, वहां पे समझाता हूं इन इन चीजों को। ठीक है, ये मायोपिया है। इस मायोपिया में क्या हो रहा है ना कि जो हमारा आई बॉल है,
हमारा जो आई बॉल है, ये आई बॉल क्या होता है, तो ये आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है। आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है। आई बॉल जो है वो उसकी जो लंबाई है वो इंक्रीज कर जाता है, और इससे क्या होता है, जब आई बॉल लंबा हो जा रहा है तो इससे हो क्या रहा है ना, इससे हो रहा है कि लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। लेंस की वक्रता जो होती है, नॉट व इट व, वक्रता जो है वो बढ़ जाती है। और जब लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है कि इस कारण से दूर की वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश होती है, इससे क्या हो रहा है, इससे इफेक्ट क्या हो रहा है कि दूर से जो भी प्रकाश आ रहा है, कोई चीज आप इसको आप देख क्यों रहे हो, क्योंकि आपका ये आंख है ना, ये आंख है, यहाँ से लाइट निकल रही है, ये लाइट आपको यहाँ से टकरा रही है और टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होके आपके पास पहुंच रही है। इसी कारण से किसी चीज को आप देख पाते हो, तो दूर से कोई भी लाइट आ रही है, दूर की कोई वस्तु की लाइट आ रही है, उसको आप देखते हो, तो उससे क्या होता है ना कि दूर की वस्तु से आने वाली जो प्रकाश होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, जो लाइट होती है, वो रेटिना तक पहुंचने से पहले ही, ये लाइट क्या करेगी कि रेटिना तक पहुंचेगी ही नहीं। रेटिना तक पहुंचने से पहले, रेटिना तक पहुंचने से पहले ही क्या होता है, इससे क्या होता है कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के पहले ही, पीछे नहीं जाता, रेटिना के पहले ही रह जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना इसको बोलते हैं, पहले ही। तो आप लिख लोगे ऐसे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो है वो फोकस हो जाती है, और ना कि रेटिना के पीछे जा रही है। तो ये रेटिना के पीछे नहीं जाती, रेटिना के आगे रह जाती है। ठीक है, रेटिना के आगे रह जाती है, तो यही जो है वो मायोपिया कहलाता है। एकदम बेसिक सा सवाल था। आई होप कि सारे लोग हैं उन्होंने इसको सही भी किया होगा। अब यही जो है वो हाइपर मेट्रोपिया होती है, एक एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। अब ये हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है, ये हाइपर मेट्रोपिया होता है जिसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखेगी और नजदीक वाली नहीं दिखेगी, नियर वाली नहीं दिखेगी, और जो दूर वाली होगी, जो फार वाली होगी वो दिखेगी, ये होता है। ठीक है, ये जो है वो दिखेगी, तो ये हाइपर मेट्रोपिया होता है। और हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, ये जो रेटिना के पीछे इमेज बनता है, रेटिना के पीछे, लेकिन मायोपिया में तो रेटिना के आगे बन रहा है। ठीक है, अब इसको आपको करेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको कौन सी लेंस का यूज करना पड़ेगा, तो देखो, निकट में कितने अक्षर आ रहे हैं, मायोपिया मतलब निकट हो गया, तो निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अवतल यूज करना पड़ेगा। अवतल में 4 अक्षर आ रहा है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे आपको यूज, अवतल लेंस जो है वो यूज करेंगे, अवतल मतलब कॉनकेव यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस जो है वो यूज करेंगे। उसी तरह से जो हाइपर माइट्रोपिया है, इस हाइपर माइट्रोपिया में दूर दृष्टि दोष आ रही है, तो दूर में 2 शब्द है, तो इस कारण से यहाँ पे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। और उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, तो उत्तल लेंस को जो है वो, ये कॉनकेव, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स जो लेंस है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद एक और कंडीशन बनती है, ये तो पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, ये दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष। एक और कंडीशन बनती है जिसको ट्रेस मायोपिया बोलते हैं, ट्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है कि इसको जरा दूरदृष्टि कहा जाता है हिंदी में। जरा मतलब उम्र बढ़ रहा है ना आपका, तो उसको जरा बोलते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष इसको कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये होता है, एज के साथ होता है, एज जैसे जैसे बढ़ेगी तैसे तैसे होगा। और यहाँ पे बाई फोकल लेंस यूज किया जाता है, बाई फोकल लेंस जो है वो यूज किया जाता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने जो भी इस क्वेश्चन में बन रहा था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ डिटेल से कर दिया है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं इसको हटा रहा हूँ।
तो यहां से अब हमारा आंसर कौन बनेगा, आंसर की ओर आप बढ़ो। तो ए जो है वो सही है, ए और आर दोनों सही है, गलत ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है, क्योंकि ये रेटिना के पीछे बना रहा है, नहीं रेटिना के तो आगे बनेगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ये आसान सा सवाल है, कुछ जो है वो इसमें उतना टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो दुगना कर दिया जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो यदि m होता है, तो इसको हम यदि 2m कर देते हैं, तो उसकी त्रिज्या जो है वो आधी हो जाती है। तो पहले यदि त्रिज्या r था, तो अब जो है वो त्रिज्या जो है वो r/2 हो जा रहा है। तो पृथ्वी की सतह पर रखे m द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान का एक और पिंड रखा रखा हुआ है, तो उसका भार जो है वो क्या होगा? तो देखो यही जो है वो पूछा जा रहा है। तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान हम दुगना कर रहे हैं, तो 2m हो गया। रेडियस हम जो है वो आधा कर रहे हैं, तो r/2 हो गया। इसको r रखो, पृथ्वी वाले को r लंबा रखेंगे, r जो है वो हो गया। अब उसके सतह पर छोटा m जो है वो द्रव्यमान वाला पिंड को रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो भार आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मेन जो भार हमें हमें क्या होगा, मेन जो भार आएगा वो mgh से आएगा। तो इनिशियल जो भार हमारा होगा वो हाइट तो कुछ अगर है ही नहीं, तो हाइट नहीं है, तो केवल और केवल mg हम भार के रूप में लिख सकते हैं। मास इंटू ग्रेविटेशन जो है वो हम लिख सकते हैं इस भार को। पृथ्वी के ये m वाला है, छोटा वाला है, ठीक है, ये छोटा वाला m है, मतलब ये द्रव्यमान वाला जो पिंड रखा हुआ है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब आप फॉर्मूले पे आओ। जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? तो आपको पता है कि g बराबर होता है, जी एम नहीं पता है तो मैं पढ़ाऊंगा। जी एम, ये होता है फॉर्मूला Gm/r², Gm/r²। अब यहाँ पे चीजें पुट करोगे, यहाँ पे चीजें जो है वो पुट करना स्टार्ट करोगे, तो जी तो कॉमन है, ये बड़ा वाला जी है, इसका वैल्यू होता है अलग, ये वो 8 वाला वैल्यू नहीं है, ठीक है, 9.8 वाला, ये बड़ा जी है। तो कैलकुलेशन जब आप स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे? ये जी है तो जी का तो जी रखना पड़ेगा, तो ये और एम जो है वो दोगुना कर दिया गया है, तो या क्या क्या करोगे, 2gm, 2gm, और r जो है वो क्या हो गया है, r² नीचे है तो r जो है वो हाफ हो गया है, तो क्या होगा, r²/4 हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा। तो ये उधर ऊपर जाएगा, ये ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो ये तो ऊपर जाएगा ही, तो 2 दूना 4 तो ऊपर हो ही जाएगा, ये 4 रहेगा ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, 8g आ जाएगा, 8g आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, Gm/r² जो होगा वो 8g आ जाएगा। अब न्यू वेट की बात करेंगे, भार की बात करेंगे, तो भार जो W से डिनोट करते हो, तो ये जो है वो mg होगा, mg होगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, m का जो वैल्यू है वो ये रहा गया, छोटा वाला m रहेगा, और g का वैल्यू जो 8g हमने लाके रखा है, तो यहाँ से वैल्यू हमारा 8g आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे पूरा जो है वो बन रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमको यहाँ से याद रखना होगा, 8mg, 8mg, ये आपको ध्यान रखना है, ये mg हमेशा रहेगा, 8mg, ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से बन रहा था। तो आसान सा सवाल है। बाकी एक और फॉर्मूला, जो अब दो डिस्टेंस रहता है ना, उन दोनों के बीच उनका जब m1 और m2 यहाँ दे दे, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दे, r दे दे, तब एक और फॉर्मूला होता है, Gm1m2/r²। तो ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी हमें इससे बनना था, Gm/r² से बनाना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये बड़का जी जब ये दोनों के बीच ये फोर्स को दिखाता है, ये फोर्स को दिखाता है, ठीक है, ये फोर्स को दिखा रहा है। तो जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो इन सब के बारे में डिटेल से जो है वो पढ़ा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर से न्यूमेरिकल के टाइप में ही कुछ पूछा रहा है। पूछ रहा है कि समान आकार के दो गोले हैं, एक जो है वो सीसा का है जिसका द्रव्यमान 12 केजी है, तो दूसरा जो है वो एल्युमिनियम का है जिसका द्रव्यमान जो है वो 3 केजी है। दोनों प्रारंभ में विराम अवस्था में होते हैं, स्टेडी स्टेट में होते हैं, और उन्हें जो है वो 50 मीटर की ऊंचाई से एक साथ जो है वो छोड़ दिया जाता है। यहां से भी एक साथ छोड़ा गया, और यहां से भी एक साथ छोड़ा गया। ये जो है वो ये किसका वाला है, ये सीसा वाला है, ये जो है वो सीसा वाला है, मतलब 12 केजी का है। और ये जो है वो एल्युमिनियम वाला है, एल्युमिनियम वाला है, मतलब कि इसका जो है वो 50
हाँ, इसका जो है वो 3 kg है। हाइट कितनी से गिरा रही है? हाइट जो हमारी यहाँ पे हमने रखा है वो रखा है हमने 50 मीटर। 50 मीटर की हाइट रखी है, आगे हम पढ़ते हैं। और एक साथ जो है वो छोड़ रहे हैं, हम एक साथ छोड़ रहे हैं। जब वे भूमि से 10 मीटर ऊपर होते हैं, मान लिया कि ये जो है वो आपका अर्थ है। अब इस अर्थ से जब वो 10 मीटर की दूरी पे होते हैं, मान लिया कि यही जो दूरी है वो 10 मीटर की है। जब वो 10 मीटर की दूरी पर होते हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सी जो राशियां होगी वो समान होगी। ठीक है, कौन सी क्वांटिटीज जो होगी वो इक्वल होगी, इस बारे में बात कर रहा है। कौन सी क्वांटिटी जो होगी वो सेम होगी। अब यहाँ पे जो हमें वायु का जो प्रतिरोध होता है, अभी आप किसी भी चीज को ऊपर से गिराओगे तो एयर तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो लगाएगा ही ना, लेकिन हम उस रेसिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। वायु का प्रतिरोध जो है उसको जो है वो उसकी इग्नोर करना है, उसकी उपेक्षा आप करिए, इग्नोर करिए, इग्नोर एयर रेसिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है। तो जब एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करोगे तो वो कैसे गिरेगा? वो कैसे गिरेगा? तो देखो, आप जो है वो जी मान है आपका, जी मतलब कि जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सभी वस्तुओं पर ये हमेशा इक्वल ही लगेगा जब वो अर्थ पे है। बाकी अदर चीजों पे जाएगा तब वो चेंज करेगा। अब चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, गैलीलियो का यही नियम है, गैलीलियो ने यही प्रयोग किया था। तो इस कारण से क्या होगा कि उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा, उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वो हमेशा इक्वल होगा, हमेशा 9.8 ही लगेगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लगेगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये कभी नहीं चेंज होगा। दूसरी बात आती है, पहली तो ये एक्सेलरेशन की बात आ गई, ये एक्सेलरेशन की बात आ गई। दूसरा बात क्या आता है? दूसरा बात आता है यदि हम गति का नियम यूज करेंगे, तो मैं एक पेज लेता हूं, वहां पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर हम इसके स्पीड की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में गति का एक इक्वेशन होता है जिससे स्पीड निकाली जाती है, और वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। इसके अनुसार क्या होता है कि इसके अनुसार किसी ऊंचाई से गिरने पर जो वेलोसिटी होती है वो केवल और केवल h और g पे निर्भर करती है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन क्या? तो वेलोसिटी डिपेंड्स कर रहा है पहला तो जी पे, पहला तो ये जो है वो ऊंचाई पे निर्भर कर रहा है कि ऊंचाई क्या है। दूसरा जो है वो जी पे निर्भर कर रहा है। तो ये ऊंचाई और जी पर ही निर्भर करता है कि जितना ज्यादा ऊंचा होगा, जी 9.5 जो है वो 9.8 जो है वो उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये कभी भी आप देखिए कि एम पे निर्भर कर ही नहीं रहा है कि उसका मास क्या है। मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि दोनों जो है वो समान ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं, पहला भी वस्तु समान ऊंचाई से, यहां से ये भी, यहां से दोनों जो है वो 50 मीटर की ऊंचाई से ही गिराए जा रहे हैं। अब ये अल्मुनियम वाला चाहे 3 kg का हो, और ये जो है वो ये जो है वो शीशा वाला चाहे 12 kg का हो, क्या इस मास से कोई फर्क पड़ रहा है? क्या इस मार्क से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। इस मार्क्स से, इस जो है ये जो मास है, इस मास से कोई भी फर्क तो पड़ नहीं रहा है। 50 मीटर से ऊपर से गिरा रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि जो गतिज ऊर्जा आपकी है, वो गतिज ऊर्जा क्या है जिसको काइनेटिक एनर्जी आप बोलते हो, वो क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी होगा, और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो बोलते हैं, वो क्या रहेगा? वो mgh रहेगा, वो mgh रहेगा। वहीं आपका जो संवेग की बात होगी, जो मोमेंटम आपका होगा, वो mv होगा। mv होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो सभी में क्या होता है? सभी में आपका m जो है वो आ ही रहा है। यहां भी m आ रहा है, यहां भी m आ रहा है, यहां भी m आ रहा है। द्रव्यमान तो सभी में अलग है। तो चूंकि द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है, 12 kg 3 kg है, इसीलिए ये जो राशियां होंगी, जितनी भी राशियां होंगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो संवेग हो, सब डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्योंकि एक का जो m है वो कितना है? एक का m जो है वो 3 kg है, और दूसरे का जो m है वो 12 kg है। तो डिफरेंट तो आएगा काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए। पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट आएगा, और संवेग भी डिफरेंस आएगा, संवेग भी डिफरेंस आएगा। तो अब हम इतना तो समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे जो है वो अपने पेज पे आते हैं।
तो यहां से क्या दिखने को आपको मिला, यहां से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन तो सेम होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगी। तो सेम क्या रहेगा, सेम क्या रहेगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा 9.5 ही रहेगा, 9.8 ही रहेगा, और स्पीड भी हमेशा जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि स्पीड वाले फॉर्मूला में मैंने बताया, स्पीड वाला फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसमें कहीं भी आपको m दिख नहीं रहा है, m जब दिख ही नहीं रहा है तो ये जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर बनेगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि दो सोलेनॉइड हैं, दो सोलेनॉइड हैं। देखो अब सबसे पहले बात आती है सोलेनॉइड किसको बोलते हैं। तो देखो सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक ऐसे होता है, सोलेनॉइड जो है वो एक लंबे तार की एक बेलनाकार कुंडली होती है, ऐसे ये है। ठीक है, मान लिया कि ये पूरा है ये कुंडली है। अब इसको क्या किया जाता है कि इसमें तार लपेटा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा रहता है, ये इसमें जो है वो ऐसे ऐसे करके तार जो है वो स्प्रिंग की तरह तार जो है वो लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड जो है वो तांबे की तार की एक बेलनाकार कुंडली होती है, एक बेलनाकार कॉइल होती है, जिसे हम स्प्रिंग की तरह लपेट देते हैं। जब इसमें क्या होता है कि जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, जब इसमें हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर किया, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को डाला, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विद्युत चुंबक होता है ना, वो उस विद्युत चुंबक की तरह ये काम करता है, इलेक्ट्रो मैग्नेट की तरह ये वर्क करता है। और इसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में बदलने के लिए करते हैं। इसका यूज जो है वो कहाँ करते हैं, इसका यूज जो है वो हम करते हैं, कहाँ यूज होता है, तो इसको यूज जो मुख्यतः जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, यांत्रिक यांत्रिक गति है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यह जो है वो तांबे के तार के कई घुमावों से बना होता है, जो अक्सर आपको बेलनाकार कोर की तरह दिखेगा, मैंने बताया है। तो ये सोलेनॉइड की तरह, आपको सोलेनॉइड पूरा समझ में आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन को अब देखते हैं कि क्या चीजें यहां से आपको पूछा जा रहा है, क्या कुछ समझ में आपको आना है। तो पहला तो हो गया कि दो सोलेनॉइड है, दो सोलेनॉइड है जिनमें P और Q में समान कुल कुंडलियां हैं, जो उनके नंबर ऑफ रोटेशन है सोलेनॉइड का, टू लॉन्ग सोलेनॉइड P एंड Q हैव सेम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो घुमावदार है ना वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ये तो सेम है, उसके साथ ही साथ दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों में जो है वो सेम करंट वो भी फ्लो कर रहा है, दोनों में सेम ही करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि सोलेनॉइड P की लंबाई जो है वो Q की लंबाई से दुगनी है, सोलेनॉइड P की लंबाई जो है वो Q की लंबाई से दुगनी है। तो यदि हम यहाँ एक और सोलेनॉइड बना लें, ये एक और सोलेनॉइड यहाँ पे देखो बना देता हूं। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि P की लंबाई जो है वो Q की लंबाई से दुगनी है। तो ये अगर Q सोलेनॉइड है, ये P सोलेनॉइड है, तो दोनों का लेंथ जो है वो दुगना है। ये यदि लेंथ 1 है तो इसका जो पूरा लेंथ है वो 2 है। ये समझ में आ गया। तो सोलेनॉइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, चुंबकीय जो क्षेत्र आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उसमें आपको दिखाना है कि किसका मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, बीपी रेशियो बिग क्यू। ठीक है, जो सोलेनॉइड है उसका पी का क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू का मैग्नेटिक फील्ड का होगा, यही आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सोलेनॉइड जो होता है पी और क्यू है, इसमें कुल फेरों की संख्या, यदि हम टोटल फेरों की संख्या, टर्न्स की संख्या को लिख देते हैं यहाँ पे, टर्न्स की संख्या को यदि हम एन एन मान लेते हैं, यदि हम यहाँ पे करंट जो है, करंट जो हो रहा है उसको हम आई मान लेते हैं, तो ये दोनों जो है वो समान है, ये दोनों जो है वो इक्वल है दोनों के लिए। वहीं लेंथ जो है वो P के लिए अलग है और Q के लिए जो है वो अलग है। ठीक है, दोगुनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो BP और BQ के अनुपात आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है वो
अपर लेवल की चीजें हैं, इतना ज्यादा समझा भी नहीं जाता है। तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बी का फॉर्मूला क्या होता है? बी का फॉर्मूला होता है न्यू जीरो एन आई। ये जो है वो फॉर्मूला होता है। जहां पे ये जो एन आपको दिख रहा है ये टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को दिखा रहा है। एन जो है वो फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई पे दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स, फेरों की संख्या। लेकिन वो फेरों की संख्या कैसी होगी? तो लंबाई पर दिखा रहा है कि लेंथ पे कितना ज्यादा फेरों का टर्न है प्रति इकाई लंबाई पे। एक यूनिट लंबाई है, उनमें कितना ज्यादा टर्न है। ठीक है, कि उनमें कितना ज्यादा टर्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम रेशियो पे बात करते हैं कि सोलेनॉइड पी के लिए क्या आएगा और क्यू के लिए क्या आएगा। तो सबसे पहले हम पी की बात कर लेते हैं। सोलेनॉइड पी है, इसको हम देखते हैं। तो चूंकि इसकी लंबाई जो है वो दुगनी है, इसकी लंबाई जो है वो दुगनी है, तो इसके लिए फेरे की संख्या एनपी, जो नंबर ऑफ टर्न्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो एन बाई 2l होगा। लेंथ जो है वो ज्यादा है, लेंथ जो है वो ज्यादा है, तो एनपी हो गया। अब इस कारण से क्या होगा? इस कारण से क्या होगा, क्योंकि लंबाई दुगनी है तो ये एनपी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पी के लिए इतना हो गया। तो यहीं से जो बीपी जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? 2l का होगा। 2l का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह से क्यू के लिए निकालते हैं, एन क्यू। एन क्यू में क्या है? तो ये एन क्यू तो वही एन एल हो ही जाएगा, उसमें कोई डिफर तो कर रही ना है। इसी कारण से बी क्यू क्या होगा? वी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। ठीक है, और वो जो बीपी जो हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2l हो रहा है। अब हम रेशियो निकालते हैं इसका, यही तो पूरा लिख रहे हैं ना हम, क्योंकि आई तो इक्वल है, आई तो इक्वल है, आई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो फर्क पड़ रहा है वो नंबर ऑफ टर्न से फर्क पड़ रहा है, और जो है वो लेंथ से फर्क पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न ही तो लेंथ को दिखा रहा है ना। तो लेंथ एन बाई एल था, तो एक में बीपी जो पी का लेंथ 2 है तो 2l हमने कर दिया, और इधर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल कर दिया। तो जितना ज्यादा टर्न्स होगा, लंबाई बढ़ाने पर फेरों का जो घनत्व होता है, फेरों का जो डेंसिटी होता है वो कम जाता है, याद रखिएगा। यदि हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो फेरों की डेंसिटी, फेरों की डेंसिटी जो घनत्व होती है वो कम जाती है। फेरों की डेंसिटी कम जाती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र जो है, इससे क्या होता है? तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कम जाता है। तो लेंथ जैसे जैसे घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। सीधा सा कंसेप्ट आपको यही याद रखना है। लेंथ जैसे जैसे बढ़े, घटेगा नहीं, लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, फेरों की लंबाई जो है वो बढ़ने पर फेरों का घनत्व जो है वो, डेंसिटी जो है वो कम जाता है। अब इससे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कमजोर होता है। तो लेंथ जिसका ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र उसका उतना ज्यादा कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र उसका उतना ज्यादा कम होता है। तो रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। तो रेशियो हमें क्या दिखना है? बीपी बटा बीक्यू। तो यहां से क्या हुआ? 1/2l है और 1/l है। 1/2l है, 1/l है। तो इसको क्या लिखेंगे? बीपी के लिए क्या आएगा? n/2l, n/2l। और उसके लिए क्या आएगा? n/l आएगा। तो यहां से n और n तो खत्म हो जाएगा, और l और l बचेगा। तो यहां से जो रेशियो आएगा आपका वो 1/2 का आएगा। तो 1:2, 1:2 यहां से आंसर आपका बनेगा। 1:2 हमारा यहां से आंसर बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, डायरेक्ट आप याद रख लो। बाकी फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन भी मैंने आपको किया कि कैसे चीजों को करना है। ठीक है, कैसे चीजों को करना है अभी आपको समझ में आया। जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगी, पेड़ों का घनत्व जो है, टर्न जो होता है, टर्न और डेंसिटी जो होता है वो कम जाती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। जिससे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। तो वैसे ही जैसे ही पी का लंबाई बढ़ जाएगा तो पी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कमजोर हो जाएगा। सीधी सी बात है, दो जैसे ही दिखा तो ये कमजोर की साइड आएगा, तो कमजोर की साइड कर लो। बाकी तो चेंजेस कुछ हो नहीं रहे यहाँ पे, समान धारा प्रवाहित हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है कि यदि समान धारा,
यदि समान धारा, इक्वल करंट जो है वो समान लंबाई, इक्वल लेंथ और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तांबा और लोहे के तारों से प्रवाहित की जाती है। देखो दो तार है, ऐसे लिखो, मान लिया कि ये दो तार है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने ऐसे बताया, इसी को अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। कहाँ दिया, लिखा हुआ होगा कहीं पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोला जाता है। ये जो लेंथ हम दोनों का क्या रख रहे हैं, लेंथ दोनों का समान रख रहे हैं, लेंथ हम दोनों का समान करने रख रहे हैं, तो एल इसका भी लेंथ है, एल इसका भी लेंथ है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें समान करंट डाल रहे हैं, आई इसमें भी डाल रहे हैं, आई इसमें भी डाल रहे हैं। अनुप्रस्थ काट वो भी जो है वो समान है, तो इसका जो डायमीटर है वो भी समान है और इसका जो डायमीटर है वो भी समान है। ठीक है, आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। सही पे बात आपकी आ रही है। ठीक है, तो समान धारा है, करंट जो है वो समान है, लेंथ जो है वो समान है और मोटाई जो है वो भी समान है दोनों की, चाहे वो लोहा हो चाहे वो तांबा हो। तो हमसे पूछ रहा है कि जब आप क्वेश्चन ऑप्शंस को देखोगे तो सीधा सा बात हो रही है कि हीट प्रोड्यूस कैसे कैसे हो रहा है, हीट प्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा है। अब हीट जो प्रोडक्शन होता है, जब भी करंट फॉलो फ्लो करेंगे तो हीट प्रोडक्शन तो होगा ही, उसी पे बात आ रही है। तो देखो देखते हैं, हम बात करते हैं जूल लॉ की। जूल लॉ जो है वो क्या कहता है, जूल लॉ क्या कहता है, तो जूल्स का लॉ है, जूल्स का लॉ है क्या कहता है, जूल्स लॉ बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो हीट होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी जो है वो हीट होता है। तो यहाँ पे देखो कि करंट समान है, तो किस किस पे फर्क पड़ रहा है, आर और टी पे फर्क पड़ रहा है, रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ रहा है और टी पे फर्क पड़ रहा है। तो ये आप देखो, दूसरी बात, ये तो जूल लॉ हो गया। अब दूसरा रेसिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोधकता की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या कहता है, प्रतिरोध कहता है कि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर, आर से प्रतिरोध को लिखेंगे, रो इसको पढ़ते हैं, रो एल बाई ए, एल बाई ए। अब चूंकि लंबाई एल और जो एरिया है वो ए है, ये लेंथ को दिखा रहा है और ए जो है वो एरिया को दिखा रहा है, एरिया को दिखा रहा है। तो यहां से क्या आपको दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है कि तार जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, एरिया जितना ज्यादा होगा, तार जितनी ज्यादा मोटी होगी, तार जितना मोटा होगा रेसिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा। और तार जितनी ज्यादा लंबी होगी, जितनी ज्यादा लंबी तार होगी उसका रेसिस्टेंस जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, लंबी जब होगी, लेंथ ज्यादा, ऐसे लिख देता हूं यहीं पे। इस फॉर्मूले से आपको क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला, यहां से सीखने को मिला कि यदि हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, यदि हम प्रोसेशनल एरिया को बढ़ाते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस जो है वो घट जाता है। यही इस फॉर्मूला से आपको सीखने को मिला, यहां से, इस फॉर्मूले से, आर बराबर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो प्रतिरोध जो है वो सीधा जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो वो सीधा सीधा प्रतिरोधकता पे निर्भर कर रहा है। ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये प्रतिरोधकता है। म्यू जिसको पढ़ रहे थे, रो रो पढ़ते हैं, नॉट म्यू, इसको रो पढ़ते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ये प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता ये है, ये रेसिस्टिविटी है। ठीक है, तो इसी पे सारा चीज डिपेंड कर रहा है। ठीक है, प्रतिरोधकता है वो सीधे तौर पर प्रतिरोध जो है वो, रेसिस्टेंस जो है वो सीधे तौर पर प्रतिरोधकता पे निर्भर कर रही है। अब बात करते हैं लोहे की। तो लोहे की जो प्रतिरोधकता होती है, लोहे की जो रो होती है, वो तांबे से बहुत ज्यादा अधिक होती है। आयरन का जो प्रतिरोधकता होगा, आयरन को Fe लिखो और तांबे को कॉपर का Cu लिखो। तो आयरन का जो प्रतिरोधकता होगा, आयरन का जो रो होगा, आयरन का जो रो होगा और कॉपर का जो रो होगा, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस आएंगे, तो आयरन का रो जो है वो कॉपर से ज्यादा होगा, कॉपर से ज्यादा होगा।
अब आयरन का जो प्रतिरोधकता है वो तांबे से बहुत ज्यादा है, क्योंकि तांबा एक अच्छा सुचालक है, मतलब रेसिस्टेंस उसमें बहुत कम होगा। लेकिन लोहे में रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो चूंकि धारा है, आई जो है वो हम इक्वल जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिस तार का प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा, उसमें हीट ज्यादा निकलेगा। तो प्रतिरोध किसका अधिक है? तो प्रतिरोध जो है वो आयरन का अधिक है। प्रतिरोध जो है वो आयरन का अधिक है। तो आई स्क्वायर बराबर आर से देखो कि जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, उसी का जो है वो जो हीट है वो ज्यादा निकलेगा, उसी से हीट जो है वो ज्यादा निकलेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन को आप पढ़िए, ऑप्शन नंबर सी, कि लोहे के तार में तांबे के तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। बहुत आसान सा सवाल है, हमने इसको एक्सप्लेन करके भी आपको समझा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल छठा पूछा रहा है, ध्वनि की चाल से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि कक्ष तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की जो चाल है उसको आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। अरेंज द स्पीड ऑफ साउंड इन द फॉलोइंग मीडियम एट रूम टेम्परेचर। ये जो कक्ष तापमान है, ये रूम टेम्परेचर की बात कर रही है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाना है किसको? एयर, वाटर और आयरन को, कि इनका जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, मतलब धीरे धीरे बढ़ते हुए, सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, ऐसे में दिखा रहा है ध्वनि की चाल। तो आपको पता है कि ध्वनि की चाल कैसा होता है? तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, देन गैस में। तो यहां से आ जाओ, आयरन क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। एयर क्या है? गैस है। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? तो सबसे ज्यादा जो होगा वो सबसे ज्यादा जो होगा वो आयरन में होगा, क्योंकि आयरन जो है वो सॉलिड है। आयरन जो है वो सॉलिड है। तो आप देखो कि आयरन सबसे लास्ट में किसके में है? आयरन किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी ही में ही है। तो सबसे पहले एयर आएगा, देन वाटर आएगा, तब जाके आयरन आएगा। बहुत आसान सा सवाल है। एयर जो है वो 343 मीटर पर सेकंड होता है, वाटर जो है वो 1480 मीटर पर सेकंड लगभग होता है, और लोहा जो है वो 5120 मीटर पर सेकंड लगभग होता है। तो ध्वनि है वो एक क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होता है। ध्वनि जो है वो एक मैकेनिकल वेव होता है, और इसे चलने के लिए माध्यम के कणों के कंपन की बहुत जरूरी होती है। तो किनमें माध्यम में कण ज्यादा होते हैं, ज्यादा नजदीक नजदीक किन में होते हैं? तो आपको पता है कि ज्यादा नजदीक नजदीक तो सॉलिड में ही होंगे ना, उनके जो पार्टिकल्स होंगे। अब इन्हीं पार्टिकल से जब साउंड टकराएगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। ये ऐसा है, ये इससे टकराएगा तो ये इसको बढ़ाएगा, ये ऐसे ऐसे, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। सॉलिड में जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, तो इस कारण से सॉलिड में ज्यादा होता है। तो ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप कहते हो, स्टेटमेंट और जो है वो जो रीजन दिया गया है आपको, असर्शन और रीजन। पहला बोला है कि केरोसिन जो होता है, जिसको मिट्टी का तेल आप कहते हो, केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो कह रहा है कि 1.44 है। और वहीं वाटर जो होता है, जल जो होता है, जल का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.33 से अधिक होता है। पहला स्टेटमेंट है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट की यदि सत्यता की हम बात करें, तो केरोसिन जो है वो पानी से प्रकाशीय रूप से जो है वो सघन होता है। केरोसिन जो होता है वो प्रकाशीय रूप से सघन होता है पानी से, ऑप्टिकली जो है वो डेंसर होता है। भले ही वह भौतिक रूप से पानी से हल्का होता है, भौतिक जो उसकी डेंसिटी होती है वो कम होती है पानी से, लेकिन यदि हम उसको ऑप्टिकली बात करें, तो ऑप्टिकली जो होता है, यदि प्रकाशीय रूप से बात करें, तो वहां पे केरोसिन ज्यादा जो है वो जो है वो डेंस होता है, ज्यादा डेंस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए वो पानी पे तैरता है। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी, नॉर्मल जो फिजिकल डेंसिटी की बात करते हैं, देखो दो चीजें आ रही हैं, दो चीजें आ रही है। पहला आ रहा है फिजिकल डेंसिटी की बात। फिजिकल डेंसिटी में क्या होता है कि वाटर का ज्यादा है केरोसिन से। हाँ, हाँ, वाटर का ज्यादा है केरोसिन से। लेकिन वहीं यदि हम बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी की, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, प्रकाशीय रूप से डेंसिटी की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे ना केरोसिन का ज्यादा हो जाता है वाटर से डेंसिटी। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये असर्शन कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिट्टी का तेल जो होता है,
केरोसिन का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.44 है, और जो वाटर का अपवर्तनांक होता है वो 1.33 से अधिक होता है। मतलब वाटर का अपवर्तनांक जो है वो 1.33 से अधिक है, कितना है पता नहीं, यहाँ पे बोला गया है। अब हम रीजन को जो है वो एनालाइज करते हैं। रीजन को एनालाइज करते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट है ना वो तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, इतना समझ लो, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा बात करते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है कि मास डेंसिटी उसकी क्या है। द्रव्यमान घनत्व जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो उतनी ही अधिक होगी। तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी की हम यदि बात करें तो अपवर्तनांक जो होता है वो द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, मास डेंसिटी पर वो निर्भर नहीं करता है, मास डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। केरोसिन हल्का है, फिर भी उसका अपवर्तनांक जो होगा वो ज्यादा होगा, फिर भी उसका अपवर्तनांक जो होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपवर्तनांक के मामले में जब लिखता है, ऑप्टिकली जब चीजों को देखते हैं तो वहां पे ये फॉलो नहीं होता है। द्रव्यमान घनत्व जो होता है उस पर निर्भर करता ही नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इन सब चीजों को समझोगे। स्पीड रिलेशन की यदि बात करते हैं तो अपवर्तनांक यदि n है, प्रकाश की चाल यदि v है, तो ये दोनों जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्पीड है, यदि हम अपवर्तनांक को मान लें कि ये अपवर्तनांक n है, तो ये जो है वो क्या होता है, ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, c बाई v चलते हैं, और c जो है वो लाइट ऑफ स्पीड है, और नीचे जो v है वेलोसिटी को दिखा रहा है, v जो है वो नीचे वेलोसिटी को दिखा रहा है, ठीक है, नीचे v वेलोसिटी को दिखा रहा है। तो यहां से क्या होगा कि यानी अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल जो है वो उतनी ही कम होगी। यदि अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल जो है वो उतनी ही कम होगी, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही ये कारण में कहा गया है कि चाल अधिक होगी, जो कि गलत है। चाल उतनी ही अधिक होगी तो अधिक कैसे होगा भाई? ये फॉर्मूला देखो, अपवर्तनांक का सी बाई वी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब हो रहा है तो आखिर चाल कैसे अधिक होगी? तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो पहला तो सही है, ए जो है वो सही है, परंतु आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ध्यान रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो इसको अरेंज कर लेता हूं मैं। सवाल पूछा जा रहा है कि एक टीन है, टीन से बना हुआ फ्यूज तार है। अब इस प्रकार बनाया गया है कि जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो आई है वो 10 एम्पियर से अधिक हो जाती है, तब वो पिघल जा रही है, ठीक है। फ्यूज का तो यही काम है, पिघल के शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट जब हो रहा है तो हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं घर के, उनको प्रोटेक्ट करना इनका काम है। तो टीन का ये बना हुआ है, अब उसमें जैसे ही 10 एम्पियर से ज्यादा होता है तो वो पिघल जा रही है, तो कनेक्शन जो है वो टूट जा रहा है। अब हमको क्या करना है कि यदि उसी पदार्थ से फ्यूज को बना रहे हैं, टीन से ही बना रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि किसी विद्युत उपकरण में 30 एम्पियर तक की धारा को सुरक्षित रूप से प्रवाहित करना है। पहले हम 10 ही एम्पियर कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमें 30 एम्पियर तक करना है। तब हम क्या करेंगे, यही आपसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो एक जो है वो कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो करंट होता है, ये उतना ज्यादा नहीं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन जानना है। आपको जानना है कि करंट का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब का। करंट का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जो आर आपको दिखाया जा रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखा रहा है, वो रेडियस को दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मतलब सीधी सी मोटाई की बात हो रही है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये आर इसी की बात कर रहा है, आर इसी की बात कर रहा है। यहीं पे आई जो है वो करंट को दिखा रहा है, आई जो है वो करंट को दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें 30 एम्पियर तक को बढ़ा देना है। मतलब
जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा मोटाई आपको बढ़ाना पड़ेगा। मोटाई आपको बढ़ाना पड़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो थिकनेस है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो चीजें होंगी ना। तो ये पहला कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट आपको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, एरिया सीधे सी मैं बात कर रहा हूँ, रेडियस जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्ट आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है? दूसरा कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि जो फ्यूज लगाते हो वो कैसे लगाते हो। फ्यूज आप लगाते हो वो कैसे लगाते हो? तो दो हमारा जो जोड़ने का, तारों को जोड़ने का दो तरीका होता है। एक जो होता है वो सीरीज होता है, और दूसरा जो होता है वो पैरेलल होता है। दूसरा जो होता है वो पैरेलल होता है। सीरीज जो होता है उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, श्रेणी में लगाना। और पैरेलल जो होता है उसको समानांतर में लगाना, समानांतर में लगाना। अब आपको ये ध्यान ये रखना है ना कि फ्यूज का तार कभी भी पैरेलल में नहीं लगता है, फ्यूज का तार हमेशा सीरीज में लगता है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में है। अब देखो ऑप्शन को पढ़ो। तो पहला कह रहा है कि सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि पैरेलल में लगा हुआ है, काटो। तीसरा बोल रहा है कि सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। चौथा बोल रहा है पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो कट गए आपके। अब पहला और सी में कौन सा है वो चेक करना है। तो सी पढ़ते हैं, क्या है? सी है कि फ्यूज का तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो मोटाई है उसको घटाएंगे। मोटाई को घटाएंगे। तो मोटाई घटाएंगे कैसे भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोटाई घटाएंगे कैसे? अगर इलेक्ट्रिसिटी आर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें आई यदि इंक्रीज करना है तो आर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा ना। तो घटाएंगे कैसे? तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से सही बना कि फ्यूज का तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, मोटाई जो है उसको बढ़ाएंगे और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आसान सा सवाल है, बहुत आसानी से बन गया आपको। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। 11th का है, बहुत ज्यादा प्रूफ करना पड़ता है तो उतना प्रूफ को नहीं समझना है आपको। हीट के साथ इनको प्रूफ करते हैं। हीट प्रोडक्शन जो आपको मैंने बताया कि एच बराबर आई स्क्वायर आर जो मैंने बताया था, उसके बाद जो रेसिस्टिविटी मैंने बताया था, उसके बाद हीट का जो डिसिपिटेशन जो हो रहा है, उष्मा का जो क्षय हो रहा है वो निकालना होता है, स्टेडी स्टेट निकालना होता है, उनके बाद तीनों को इक्वेट करके तब ये पूरा निकलता है। तो इतना ज्यादा नहीं करना है, इतना ज्यादा पूछ रहा है तो जाने दो। ठीक है, इतना ज्यादा पूछेगा तो जाने दो। रिजल्ट के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आसान सा सवाल नेक्स्ट है। ठीक है, लिस्ट दो लिस्ट दी हुई है। लिस्ट एक दिया हुआ है जहां पे जो सिद्धांत है वो लिखा गया है, और लिस्ट दो दिया गया है जहां पे एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। तो पहला आपको बोल रहा है कि बैलेंस्ड फोर्स है, उसका एग्जांपल कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब कि यहां से आप यदि फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, तो इधर भी जो फोर्स आपको लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? वो 5 न्यूटन का ही लगा रहा है, तभी ये यहाँ पे स्टेडी स्टेट में होगा। अदरवाइज इसके पोजीशन में चेंजेस आएंगे। तो ये फोर्स हो गया, ये बैलेंस फोर्स कहलाता है। तो बैलेंस्ड फोर्स होता है कि कौन सा है? तो बैलेंस फोर्स होगा जब लकड़ी का ब्लॉक जो है वो दोनों ओर से समान बल लगाने पर स्थिर रहता है। तो पहला का तो दो हो गया, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो पहला का कौन सा बन गया? पहला का दो बन गया। दूसरा पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन जो फर्स्ट लॉ होता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया का क्या नाम है? तो जब अचानक से बस चलाते हो, तो जब बस जो है वो विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं ना। तो ये पीछे की ओर झुक रहे हैं इनर्शिया के ही कारण ना, क्योंकि वो तो इनर्शिया के कारण नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो तो स्टेडी स्टेट में था और अचानक से आप चला रहे हो। तो दूसरा का जो बनेगा वो दूसरा का बनेगा 3। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जब बंदूक की गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। तो ये तो सेकंड लॉ हुआ नहीं, ये तो तृतीय लॉ हो गया। तृतीय लॉ हो गया, तो थर्ड लॉ वाला कौन सा आएगा? तो थर्ड लॉ वाला एक आ जाएगा। और वहीं सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा कि क्षेत्र रक्षक जो होता है, फील्डर जो होता है, वो तेज गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। तो ये जो है वो 4 नंबर हो गया। ये जो है वो 4 नंबर हो गया। तो कौन सा हमारा आंसर बनेगा? पहला तो 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया, चौथा 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। बहुत आसान सा सवाल है। एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन में ही ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। तो इसको अगला जो सेक्शन आएगा, अगला जो पार्ट आएगा उसमें और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो 10वां सवाल क्या कर रहा है? 10वां सवाल रेनबो के बारे में हमारा है। ठीक है? आपको पता है कि जो रेनबो बनता है, उस रेनबो के बनने में 3 चीजें फॉलो होती हैं। 3 चीजें उसमें ज़रूरी होती है रेनबो बनाने के लिए। पहला क्या ज़रूरी होता है? पहला जो ज़रूरी होता है वो अपवर्तन की आवश्यकता होती है। पहला जो ज़रूरी होता है वो रिफ्रैक्शन होता है। दूसरा जो इसमें आवश्यकता होती है वो डिस्पर्सन का होता है। डिस्पर्सन का होता है। तीसरा जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ज़रूरत होता है। और चौथा जो ज़रूरत होता है, यही 3 चीज़ें ज़रूरत होती है। ठीक है? यही 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। अब नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है ना, तो उसमें सीधा आपको पूछेगा कि रेनबो जो बनता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बस। लेकिन इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एग्जामिनेशन। तो इस कारण से ये तो पूछा ही है, तीनों तो पूछा ही है, अब तीनों को आपको सजाना भी है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश है, वो एक वर्षा की बूंद है उसमें प्रवेश करता है। ठीक है? वर्षा की एक बूंद है, उसमें लाइट जो है वो चला गया। अब लाइट जाने के बाद हम बना क्या रहे हैं? तो हम प्राथमिक इंद्रधनुष बना रहे हैं। देखो 2 प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। तो ये जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स है। इस वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो इंटर कर रही है। दूसरे कलर से ले लेते हैं इसको। यहाँ से जो लाइट है वो इंटर कर गई। अब लाइट जैसे ही इंटर की, अब यहाँ पे रेनबो जो है वो बनेगा, आकाश के दूसरे साइड बनेगा। इधर जो है वो लाइट इंटर कर रही है तो आकाश के दूसरे साइड जो है वो बन जाएगा रेनबो। तो प्राथमिक रेनबो बन रहा है, तो प्रकाश के पथ में घटित होने वाली प्रकाशीय घटनाएं, प्रकाश जब इंटर किया है तो वो कौन कौन सी घटनाएं अंदर घटेगी, इनको हमको अरेंज करना है कि पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। ठीक है? पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो एंट्री पॉइंट आता है। एंट्री पॉइंट आ रहा है, इंटर कर रहा है प्रकाश। तो जब प्रकाश जो है वो हवा से पानी की बूंद में घुसता है, हवा से एयर की जो है वो पानी की बूंद में जैसे ही घुसा, तो उस एंट्री पॉइंट पे इसे क्या हुआ? तो उस एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे अपवर्तन हुआ। उस एंट्री पॉइंट पे क्या हुआ? उस एंट्री पॉइंट पे अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ। सबसे पहले तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है? इतना समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा कंडीशन क्या होगा? इंटर तो कर गया। इंटर करने के बाद दूसरा जो कंडीशन होगा कि वो अगर आपको 7 रंगों में दिख रहा है, रेनबो जो आपको 7 रंगों में दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों में बदल रही है। अब जब व्हाइट लाइट 7 रंगों में बदलती है, तो वो जो विभाजन होगा दूसरा में, वो विभाजन होगा। और ये विभाजन कैसे होगा? तो विभाजन तो वर्ण विक्षेपण में होगा, जिसको हम डिस्पर्सन कह रहे हैं। जो विक्षेपण इसको कहते हैं। प्रिज्म वाला आपने कंडीशन पढ़ा होगा ना कि विक्षेपण हो रहा है, तो वो वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ही तो होता है ना। तो दूसरा कंडीशन तो डिस्पर्शन हो गया। तीसरा कंडीशन, जब बूंद जो है वो अंदर अब पहुंच चुकी है, बूंद जो है वो अंदर अब पहुंच चुकी है, तो प्रकाश जो है वो प्रकाश बूंद की पिछली सतह से टकरा कर वापस बूंद के अंदर ही आ जाएगी। तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना। यहाँ पे ऐसे टकराएगी, फिर से अंदर आएगी, फिर से टकराएगी, फिर से अंदर आएगी, फिर से टकराएगी, फिर से अंदर आएगी। यही चीजें होती रहेंगी। तो अंदर जब पहुंच जाता है, भीतर जब पहुंच जाता है, तो वहां पे इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इतना हो गया। अब इसके बाद भी एक चौथा कंडीशन बनता है। इसके बाद भी चौथा कंडीशन बनता है। अब इसमें क्या चौथा बन रहा है कि एग्जिट करेगा प्रकाश बाहर की ओर। अब जब एग्जिट करेगा तब भी क्या होगा? तब भी रिफ्रैक्शन ही होगा। तब भी रिफ्रैक्शन ही होगा, अपवर्तन ही होगा। प्रकाश बूंद जो है वो प्रकाश जो है वो बूंद से बाहर हवा में फिर से निकलेगा, तो फिर से उसमें रिफ्रैक्शन होगा, फिर से उसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो आपने देखा कि एंट्री में सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा। तो पहला भी रिफ्रैक्शन और अंत वाला भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए। पहला भी रिफ्रैक्शन हो और अंत वाला भी रिफ्रैक्शन होगा, तो ये देखो अपवर्तन हो गया,
और यहाँ पे भी जो अंध वाला भी है ये भी अपवर्तन है। और तो कोई में आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ विक्षेपण है, अपवर्तन है तो उधर नहीं अपवर्तन है, विक्षेपण यहाँ है। तो यही ऑप्शन आसानी से हो जाएगा। पहले जो है वो अपवर्तन होगा, फिर जो है वो डिस्पर्शन होगा, फिर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर जो है वो फिर से अपवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आई होप आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। तो ये रहा पार्ट वन, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे, जिनमें सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो फिजिक्स के ही थे, उनको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया। आगे भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के तीनों क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। मैंने जो भी चीजें समझाई होगी वो समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जल्द ही मिलता हूँ।